आखिर माँ ने वसीयत किसके नाम की? एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। सुलोचना देवी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों से घिरी हुई हैं। उन्हें फिर से हार्ट अटैक आया है। उनके बेटे राहुल और रोहित बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बेटी सुमन पास ही एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बात करने में लगी है। सुलोचना जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास बैठा मोहन जल्दी से उठकर बोला, माँ जी, आपको होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। विमला, तुम यहीं रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी मोहन की पत्नी विमला बहुत ही परेशान लग रही है। सुलोचना देवी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। वह विमला को देखकर कुछ कहना चाहती है, पर विमला कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए। ये अभी डॉक्टर के पास गए हैं, अभी डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। आप कुछ मत बोलिए। सुलोचना देवी की नज़रें अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। वह अपने बच्चों को देखती हैं तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है और इशारे में ही वो विमला को बोलती हैं कि सुमन को उसके पास बुला दे। विमला उनके पास जाकर बोलती है, दीदी जी, माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। सुमन एक नज़र विमला को देखती है और फिर अपनी माँ को और कहती है, माँ को होश आ गया क्या? अच्छी बात है, जाओ डॉक्टर को बुला देना। अभी तो मैं बात कर रही हूँ इनसे, पर बाद में आती हूँ। सुमन की बात सुनकर सुलोचना देवी को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती हैं और आंखों में आए आंसुओं को रोक भी नहीं पाती हैं। उन्हें लगता है कि सुमन के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो उसके पास आकर बैठे। विमला सुलोचना देवी की स्थिति समझ जाती हैं और उनके पास ही बैठ जाती है। तब तक मोहन भी डॉक्टर को लेकर आ जाता है और विमला उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। डॉक्टर सुलोचना देवी का चेकअप करने लगता है, फिर सिस्टर को देखभाल करने को बोल बाहर निकल जाता है। रोहन और राहुल बाहर खड़े होते हैं, जो कि डॉक्टर को देख उनसे बात करने लगते हैं और मोहन सुलोचना देवी के पास बैठकर बोलता है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्द ही ठीक कर देंगे। सुलोचना देवी उसे देखकर फीकी हंसी हंस देती हैं, पर अंदर ही अंदर इस बात से भली भांति परिचित होती हैं कि वह अब कुछ ही समय की मेहमान है। सुमन उठकर बाहर चली जाती है। दवा के असर से सुलोचना देवी को नींद आने लगती है और वो सो जाती हैं। मोहन विमला को धीरे से कहता है, विमला, घर जाओ और माँ जी के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना कर लाना और सूप भी लाना, मैं यहीं पर हूँ। सुलोचना देवी सोई हुई होती हैं, इसलिए विमला के जाने के बाद मोहन भी चाय के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन, राहुल और सुमन सुलोचना देवी के कमरे में आते हैं। वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ जाता है। डॉक्टर कहता है, देखिए, अभी आपकी माँ जी की तबीयत में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें ये दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हालत नाजुक है अभी, वो पता है डॉक्टर, लेकिन आप ये बताइए कि और कितने दिन उन्हें यहाँ रखना पड़ेगा? डॉक्टर से राहुल ने पूछा। हाँ डॉक्टर, कितने दिन से हम लोग यहीं रुके हुए हैं, इस बार रोहन ने कहा और सुमन ने भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाई। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या और कितने दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से सुलोचना देवी की नींद टूट गई, पर फिर भी वो आंख बंद कर लेटी हुई थी। राहुल और रोहन आपस में बात कर रहे हैं, भैया क्या मुसीबत है ये, कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे? रोहन ने राहुल से कहा। मैं भी क्या कर सकता हूँ रोहन, डॉक्टर ने कहा ना कि अभी कोई पक्का नहीं है और कितने दिन इलाज चलेगा। राहुल ने भी थोड़े रूखे स्वर में कहा, आपको तो पता है ना, मैं अपने दोनों बेटियों को घर में छोड़ कर आया हूँ, 3 दिन हो गए यहाँ
रहते हुए रोहन परेशानी के साथ अपनी व्यथा सुना रहा था। मेरा भी तो यही हाल है। सुबह से तुम्हारी भाभी फ़ोन पर फ़ोन कर रही है कि जल्दी ही काम ख़त्म करो और आ जाओ, पर यहाँ काम तो छोड़ो, हमने उसके बारे में माँ से बात भी नहीं की अब तक। राहुल ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया, मैं कहती हूँ माँ के होश में आते ही हम पूछ लेंगे। सुमन अपने भाइयों की बात सुनकर बोली। हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी माँ को बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखा है। राहुल ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है माँ ने हम तीनों के लिए बराबर हिस्से लगाए होंगे। सुमन बोली। हाँ, वो तो अब माँ ही बताएगी, रोहन ने कहा। अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुलोचना देवी का दिल धक से करके रह गया। वो अपने अतीत में खो गई। कितना सुखी परिवार हुआ करता था उनका। अपने पति और तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहती थी सुलोचना देवी। पर उनके पति की अकस्मात मौत के बाद सब बदल गया। राहुल रोहन 3 साल का था। सुमन भी बहुत छोटी थी। 3 बच्चों को अकेले संभाल पाना कितना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। धीरे धीरे घर के आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी थी। तीनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करवाया, उनकी शादी करवाई। लेकिन अपने ही घर में सुलोचना देवी अकेली पड़ गई। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे, सिर्फ त्योहार में ही आया करते थे। सुलोचना देवी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन सुलोचना देवी के घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। वो अपने माँ के साथ ही सुलोचना देवी के घर पर काम किया करता था। उसे भी सुलोचना देवी ने अपने बेटे की तरह ही प्यार किया है, इसलिए मोहन सुलोचना देवी को अपनी माँ की तरह मानता है। मोहन और विमला हमेशा से सुलोचना देवी के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया था। सुलोचना देवी को लगता है जैसे मोहन पराया नहीं, अपना है। पर आज अपने ही बच्चों से ऐसी बातें सुनकर बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ था सुलोचना देवी को। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं, वसीयत से ज़्यादा प्यार है। उनके आंखों से आंसू एकाएक ही बह निकले। विमला घर से खाना लेकर आ चुकी थी। मोहन ने सिस्टर से परमिशन ली, फिर सुलोचना देवी को आहिस्ता से उठाने लगा। माँ जी, उठ जाइए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मोहन की आवाज़ से सुलोचना देवी अपने वर्तमान में लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा मोहन उनके पैरों के पास बैठा हुआ है और विमला खाना लेकर खड़ी है। वो पूरे कमरे में नज़र घुमाती है, पर सिस्टर और मोहन विमला के अलावा कोई और नज़र नहीं आया। तो वो उदास हो जाती हैं और सोचती है कि शायद वो लोग जा चुके हैं। मोहन सुलोचना देवी की मनोदशा समझ जाता है और वो कहता है, माँ जी, आप भैया और दीदी जी को ढूंढ रही हैं क्या? वो लोग अभी ही बाहर गए हैं खाना खाने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप भी तब तक थोड़ा सा खा लीजिए ना। सुलोचना देवी विमला की मदद से उठी और अपना मास्क हटाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना है, तुम लोग खा लो। अरे ऐसे कैसे? आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाने वाले हैं, मोहन ने जिद करते हुए कहा। आप खा लीजिए थोड़ा सा, दवाई भी तो लेनी है, पास ही खड़ी सिस्टर बोली। देखिए माँ जी, अब तो नर्स मैडम ने भी बोल दिया, आपको खाना ही पड़ेगा। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए मोहन बोला, पर मुझे भूख नहीं है बेटा। सुलोचना देवी ने कहा, अच्छा ठीक है माँ जी, आप खाना मत खाइए, पर जो सूप बनाया है मैंने आपके लिए वो पिएंगी ना आप? विमला कटोरी में सूप दिखाती हुई बोली। हाँ विमला, सूप तो पीना ही पड़ेगा, और अगर इन्होंने नहीं पिया सूप तो हम समझ जाएंगे कि माँ जी हमें अपना नहीं मानती। मोहन ने मुंह छोटा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पी लेती हूँ, अब तो खुश हो ना? सुलोचना देवी मोहन की बातों से हार कर बोली। हाँ, लेकिन क्या
मैं अपने हाथ से आपको सूप पिला सकता हूँ? मोहन ने प्रश्नवाचक नज़र से देखकर कहा। ठीक है, सुलोचना देवी ने मुस्कुराकर बात मान ली। चलिए, अभी आप आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा माँ जी, हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं। सुलोचना देवी को सूप व पानी पिलाकर उठते हुए बोला। विमला घर से आया हुआ टिफिन बंद कर चुकी थी। सुलोचना देवी वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गई। अगला दिन हो चुका था, मगर सुलोचना देवी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। मोहन सिंह जी को आज अपने साथ ले आना। थोड़ी मुश्किल से सुलोचना देवी ने मोहन से बोला। जी माँ जी, आप आराम करिए। मोहन ने कहा। चलो भैया, माँ से मिल कर आते हैं, कल भी बात नहीं की थी हमने। रोहन ने राहुल को उकसाते हुए कहा। हाँ चलिए भैया, अभी अच्छा मौका है। मैंने मोहन को दवाई लाने भेज दिया है, तो कोई परेशानी नहीं होगा अब। सुमन ने भी राहुल से कहा। चलो भैया, राहुल ने सहमति जताई। माँ, अब कैसी हैं आप? राहुल ने सुलोचना देवी के बाईं तरफ बैठते हुए पूछा। रोहन पास ही खड़ा है और सुमन दूसरी तरफ बैठ गई। ठीक हूँ, सुलोचना देवी ने जवाब दिया। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, वो मैं कह रहा था। आपने राहुल बोलते बोलते चुप हो गया। कि आप बोल दीजिए भैया, माँ से क्या हिचकिचाना? सुमन राहुल को बढ़ावा देती हुई बोली। हिचकिचाना? मैं नहीं हिचकिचा रहा हूँ सुमन, रोहन बोलेगा ना, इसलिए मैं चुप हो गया। राहुल जल्दी से बोलकर रोहन को देखने लगा। मैं? हाँ क्यों नहीं? अचानक से अपना नाम सुनकर रोहन अपने भाई बहन को अचरज से देखने लगा। फिर सुलोचना देवी को देखते हुए, माँ, वो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन खरीदी थी पिछले साल और पेंशन से जो एफडी करवाई थी, वो किसके नाम की है? रोहन ये पूछकर अपनी माँ को आंख लगाकर देखने लगा। सुलोचना देवी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसलिए अपने आखिरी समय में वो उनकी ये मनसा भी पूरी कर देना चाहती थी। वसीयत यही जानना चाहते हो ना तुम लोग? चिंता मत करो, सिंह जी को बुलाया है मैंने। थोड़ा रुक कर सुलोचना देवी ने बोला। अपने शब्दों को थोड़ी कड़वाहट के साथ वो फिर बोली। फिर मेरे जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। माँ, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। राहुल ने बात को घुमाते हुए कहा। सुलोचना देवी ने आंखें बंद कर ली थी, वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं, माँ को आराम करने देते हैं। सुमन अपने भाइयों को उठाते हुए बोली। चलो। राहुल और रोहन भी बाहर चले गए। माँ जी, सिंह साहब आए हैं, आप बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। मोहन सिंह जी को सुलोचना देवी से मिलवाने लाया था। सिंह जी पेशे से वकील हैं और सुलोचना देवी के जान पहचान के होने के कारण वसीयत बनाने के लिए बुलाया गया था। जी बहन जी, बोलिए। नमस्कार करते हुए सिंह साहब सुलोचना देवी से बोले। वसीयत लिखवानी है भाई साहब। सुलोचना देवी बोली। देखिए, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता अब वो ज़्यादा दिन जी पाएंगी। अभी राहुल और रोहन डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए हैं, जहां डॉक्टर उन्हें सुलोचना देवी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा है। ठीक है डॉक्टर, राहुल ने बोला और रोहन फाइल उठाकर बाहर जाने लगा। रात के समय राहुल, रोहन, सुमन, सुलोचना देवी रात में अचानक से बोलने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? सुलोचना देवी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटा मोहन जाग गया। मेरे बच्चों को बुलाना, आखिरी बार देख लूं। बहुत अटकते हुए सुलोचना देवी सांस ले रही थी। माँ जी, ऐसा नहीं बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं और भैया दीदी को भी बता देंगे। मोहन फौरन रूम से भागा। पहले डॉक्टर को बताकर वह वेटिंग रूम में राहुल के पास पहुंचा। भैया उठिए ना, माँ जी
मोहन, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? झुंझलाते हुए राहुल उठा। वो अब भी आंखें मसल रहा था। भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वो आप लोगों को बुला रही हैं, चलिए ना। रोहन और सुमन, दीदी को भी बुला लीजिए जल्दी, कहते हुए मोहन की आंखें छलक आई। क्या माँ की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं अभी रोहन को फ़ोन करता हूँ, तुम चलो, राहुल ने कहा। अब वो पूरे तरीके से जाग चुका था और चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर खिंच गई थी। जल्दी आना भैया, विमला को भी बता देना, कहकर मोहन बदहवास सा वहाँ से भाग गया। डॉक्टर साहब, बताइए ना, माँ जी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो कोई नाम तक ढंग से नहीं ले पा रही हैं। मोहन डॉक्टर के अगल बगल होता हुआ बोला। डॉक्टर सुलोचना देवी को चेक कर रहे थे, उनकी नब्ज धीमी चल रही थी। वहीं पास में खड़ी नर्स मशीन को देखकर कोई इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ है माँ को? राहुल भी दरवाजा से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर राहुल, मैंने पहले ही कहा था आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसलिए उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। ये अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए, बाकी तो हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। राहुल के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बता दिया है उन लोगों को, अभी आते ही होंगे। माँ आप चिंता मत कीजिए, रोहन और सुमन रास्ते में ही हैं, सुलोचना देवी के पास बैठता हुआ बोला। सुलोचना देवी ने राहुल का हाथ पकड़ लिया था, उनके आंसू बह रहे थे। भैया, माँ, रोहन और सुमन घर से आ गए, जो अब सुलोचना देवी के दोनों तरफ खड़े हो गए थे। उनके साथ ही विमला भी आई, जो मोहन के बाजू में खड़ी हो गई। मोहन, सुलोचना देवी हाथ के इशारे से मोहन को अपने पास बुला रही थी। मोहन और विमला भी सुलोचना देवी के पास ही चले गए। अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मोहन बिलखते हुए बोला, और सब उन्हें नम आँखों से देख रहे थे। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। माँ जी चुप क्यों हो गई? मोहन सुलोचना देवी को हिलाते हुए बोला। मिस्टर राहुल, योर मदर इज नो मोर, डॉक्टर ने कहा और मशीनों को बंद कर बाहर निकल गया। भैया, माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी है, रोहन ने राहुल को बोला। देखो न माँ जी, हमको छोड़कर चली गई, मगर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले ही हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़ गई और अब माँ जी भी, रोते हुए बोला। तो विमला उसे संभालने लगी। रोहन, मैं डॉक्टर से बात करके बिल क्लियर करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं, राहुल ने रोहन से कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जा मोहन, कब से रोए जा रहे हो? वो हमारी माँ है, सुमन झुंझला कर मोहन से बोली। फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में ही सभी रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। सुबह होने तक सब घर आ गए थे। सुमन के पति और उसकी भाभियां भी आ चुकी हैं। राहुल पंडित को लाने चला गया और रोहन पूजा का सामान लेने गया। सुमन और उसकी भाभियां सुलोचना देवी के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रही हैं। मोहन इन सबसे दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा है, उसके आंसू बहकर सूख गए, आंख लाल है। विमला मेहमानों को पानी दे रही है। बेटा, अब शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो। पूजा पाठ कर पंडित जी ने रोहन और राहुल से कहा। हाँ पंडित जी, राहुल ने कहा। रोहन और राहुल सामने की तरफ और पीछे सुमन का पति सुलोचना देवी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन दे रहा है? एक बुजुर्ग बोले। भैया जी, मोहन को आगे लाकर इनको भी अपने साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए। मोहन को सामने करते हुए राहुल से बोली। ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को तुम माँ जी बोला करते थे, तो ये भी कर सकते हो। राहुल ने मोहन के लिए सहमति जताई। मोहन आगे चला गया। रुको राहुल, गेट पर सिंह जी खड़े थे, अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए आए थे। बोलिए अंकल,
राहुल ने नमस्ते करते हुए कहा। सुलोचना देवी के जीवित न रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वो बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने बोला था। क्या अंकल, क्या कहा था माँ ने? रोहन ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पूर्व मैं तुम लोगों को ये वसीयत पढ़कर सुना दूं। वसीयत? वसीयत का नाम सुनकर राहुल, रोहन और सुमन का आंखें चमक गई। सुमन की भाभियां भी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगी। बताइए अंकल, सुमन बोली। मैं सुलोचना देवी होशो हवास में सिंह जी से ये वसीयत लिखवा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई मतभेद ना हो। मैं अपनी जयपुर वाली ज़मीन अपने बड़े बेटे राहुल के नाम करती हूँ। सिंह जी बोलकर चुप हो गए। जयपुर की ज़मीन? राहुल की पत्नी खुशी से बोली, फिर माहौल को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें लिखा है कि बैंक में 5 लाख की एफडी करवाई है, उसका नॉमिनी रोहन है। मेरे सारे गहने सुमन के नाम कर दिए हैं, बोलकर फिर शांत हो गए। रोहन और सुमन अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए थे। इसके आगे और क्या लिखा है? राहुल ने पूछा। सुलोचना देवी ने ये घर सुलोचना निवास। हाँ, ये घर किसे दिया है? सिंह जी के बात को बीच में काटते हुए सुमन का पति बोला। ये घर सुलोचना बहन ने मोहन के नाम किया है। सिंह जी ने अपनी बात पूरी की। मोहन? मोहन के नाम क्यों? राहुल, रोहन और सुमन तीनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चौंक कर एक साथ बोले। हाँ, मोहन के नाम क्यों? ऐसा क्योंकि मैं नहीं जानता, पर अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज़ की एक एक प्रति आप चारों को दी जाती है। वकील साहब राहुल की ओर उन सभी पेपर को बढ़ाते हुए बोले। देखो बेटा, अब ये सब बाद में देखते रहना। अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी ने राहुल से कहा। जी चलिए, अनमने ढंग से राहुल ने कहा। फिर सभी लोग शमशान के लिए निकल गए। वे सभी सुलोचना देवी को अंतिम विदाई देकर आ चुके थे। फिलहाल वसीयत पर चर्चा जारी है। भैया, ये भी कोई बात हुई? अपने बच्चों को न देकर ये घर माँ ने मोहन के नाम कर दिया। सुमन ने तुनक कर बोली। हाँ, देना ही था तो दामाद या बहू के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। सुमन के पति ने मुंह बनाते हुए बोला। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्यों? रोहन की पत्नी अपने पति से बोली। मुझे क्या पता, मैं कब से यही सोच रहा हूँ, रोहन ने भी झल्ला कर कहा। देवर जी, अब ये सोच कर भी क्या फ़ायदा? फिलहाल तो ये घर उस मोहन से कैसे लेना है, इस पर विचार करिए। राहुल की पत्नी ने रोहन के बाजू में बैठते हुए बोली। ये घर हम लोग वापस नहीं ले सकते, सुना तुमने? और आप सब भी यह समझ लीजिए कि ये घर कभी हमारा था ही नहीं। बस। राहुल, जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए बोला। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राहुल के गुस्से को भांपते हुए रोहन नरमी से बोला। समझ नहीं रहे हो? माँ ने ये घर मोहन के नाम किया है तो ज़रूर कुछ सोचा होगा, यूं ही नहीं किया होगा। और ये वसीयत सिंह साहब सबके सामने कह कर गए हैं ताकि हम इसमें कुछ कर न सके। राहुल ने कहा। तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं? सुमन अफसोस से बोली। तो कर भी क्या सकते हैं, राहुल ने कहा, फिर बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब, रोहन बोला। सुमन के पति ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, तो फिर 13वीं के अगले दिन की टिकट करवा देता हूँ मैं, सुमन के पति ने कहा और मोबाइल में देखने लगा। विमला, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो हमारा खास हो भगवान उसे अपने पास बुला लेता है। आंखों में आंसू लिए मोहन विमला से बोला। हिम्मत रखिए जी। विमला मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कैसे रखे हिम्मत, कैसे रखे हिम्मत? माँ जी हमको अकेला छोड़कर चली गई। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही नापसंद करते हैं, अब हम करेंगे क्या?
कहाँ जाएंगे, हम तो दोबारा अनाथ हो गए ना। और फिर रोने लगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए माँ जी अपने पीछे भी तो हमारी व्यवस्था कर गई है ना। उन्होंने घर आप ही को तो दिया है। विमला ने कहा। घर घर ये सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए ये घर। इस घर का कोई लालच नहीं, जिसे चाहिए रख ले, खींचकर मोहन बोला। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ये सोचिए कि माँ जी की कितनी सारी यादें जुड़ी है इस घर से, और वो भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप रहें, ताकि आपको कभी अकेला महसूस ना हो। विमला ने कहा। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने तो हमें इतनी बड़ी घर दे दी। विमला की बात से मोहन काफ़ी हद तक सहमत था और संतुष्ट भी था। सुलोचना देवी के 13वीं का काम खत्म हो चुका है। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। राहुल, रोहन और सुमन भी अपने घरों को लौट रहे हैं। भैया जी, आप लोग भी जा रहे हैं? यहीं रह जाइए ना, मोहन आग्रह करता हुआ बोला। नहीं मोहन, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई हैं इन सब में। राहुल अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखते हुए बोला। पर भैया जी, कल ही 13वीं हुई और आप लोग आज ही निकल रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाइए, मोहन ने कहा। क्यों रुके हम? और माँ ने तो घर तुम्हें दे दिया है ना, तो तुम और खुश रहो। और क्या चाहिए तुम्हें? सुमन मुंह बनाते हुए बोली। मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चुप हो गया। दीदी जी, ये आपको रुकने को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे ही सब सुनसान हो गया है, और अगर आप भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा ना, जो अच्छा नहीं लगेगा। विमला ने बात संभालती हुई बोली। देखो, नौकर हो, नौकर जैसे रहो। क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, हम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। विमला की बात को बीच में काटते हुए रोहन बेरुखी से बोला। नहीं भैया जी, हमारा वो मतलब नहीं था। विमला, माँ चली गई, उनके साथ साथ ये दीदी भैया वाले रिश्तेदार भी खत्म, समझी? अब जाओ भी यहाँ से। दिमाग खाने बैठ गई है दोनों, सुमन ने मोहन और विमला को डांटते हुए कहा। भाई बहन गुस्से से दनदनाते हुए अपने अपने घरों को निकल गए। मोहन और विमला उन लोगों को जाते देखते रह गए। सुलोचना देवी की मृत्यु हुई 3 साल हो चुके हैं, लेकिन राहुल, रोहन और सुमन कभी भी वापस अपने घर नहीं आए। उन्हें अभी भी घर मिलने का मलाल था। मोहन और विमला सुलोचना निवास में ही रहते हैं, लेकिन अब सुलोचना निवास सिर्फ एक घर नहीं, एक वृद्ध आश्रम है। समय और बच्चों के मारे बहुत से बुजुर्ग रहते हैं इस आश्रम में। वो दोनों सबका अपनों सा ख्याल रखते हैं। चैरिटी से और मोहन की दुकान से ही ये आश्रम चलता है। सुलोचना देवी की हर पुण्यतिथि के दिन मंदिर में पूजा पाठ, दान आदि करवाता था। सुलोचना देवी के जाने के बाद भी मोहन ने सुलोचना देवी को अपने हृदय में जीवंत रखा है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।